हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के शुरू हो गए हैं। सीयूटी पीजी देने के बाद अब पीजी एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग का फॉर्म है वो लाइव हो गया है, उसका पोर्टल लॉन्च हो गया है। ये आपके सामने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है वो ओपन है और वेबसाइट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ पे जाकर आप इस पोर्टल को, इस पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हो और अपने जो एडमिशन फॉर्म का लिंक है उसको भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। आज मैं आपसे एक रिकमेंड करूंगा कि ये पोर्टल 25 अप्रैल को लॉन्च हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि फॉर्म एक दो दिन रुक कर भरें, क्योंकि पोर्टल पर कुछ ग्लिचेस इनिशियल टाइम में हो सकते हैं, तो थोड़ा सा रुक कर आप लोग फॉर्म को भरें। और अगेन मैं रिपीट कर दूं कि जो बच्चे ने सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दिया है सिर्फ वही इस पोर्टल को भरने के लिए एलिजिबल हैं। जिस कोर्स का एग्ज़ाम दिया है उसी कोर्स के लिए आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, और इसको अप्लाई किए बिना आप रेगुलर या एनसीवेब में पीजी कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। तो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का जो नाम है, अगले 2-3 महीने तक अपने माइंड में स्टोर कर लो। इसी पोर्टल के थ्रू आपकी काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा और इसी पोर्टल के थ्रू आपके एडमिशन प्रोसेस जो सारा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीजी कोर्सेज का, रेगुलर और एनसीवेब का, वो आप लोगों का चलेगा। ये यूआरएल आप लोग देख रहे हो, एक बार मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये आपका यूआरएल है 2024-25 सेशन के लिए, तो कुछ इस तरह का दिखता है। आप यहाँ पर आओगे, मेन्यू बार में रजिस्ट्रेशन करोगे पहले अपना सीयूटी एप्लीकेशन नंबर के थ्रू और अदर डिटेल्स के थ्रू, देन लॉगिन करके आप इस जो फॉर्म है इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ऑलराइट, फिलहाल हम जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में थे वहीं पर आपको लिए चलते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करता हूं दोस्तों। जो अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये की फ़ीस लगेगी पर प्रोग्राम की। आपने अगर एक से ज़्यादा कोर्सेज़ का सीयूटी दिया है पीजी का, तो दोनों कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करोगे तो 250 रुपये पर कोर्स फीस लगेगी। SC ST और PWD के लिए 100 रुपीज़ की फ़ीस है। अगर आप स्पोर्ट्स सुपरन्यूमेरी कोटा में अप्लाई करना चाहते हो तो 100 रुपीज़ की फ़ीस एडिशनल लगेगी। और यदि अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम जैसे MFET हो गया, BFET हो गया, MA म्यूज़िक या MFA हो गया, तो 400 रुपये की एडिशनल फ़ीस आपको लगेगी। ये CS AS PG का जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं, ये फ़ीस पेमेंट आप जब करोगे तो ही इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। बिना फ़ीस पे करे इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। दोस्तों, जहाँ तक मैं वेबसाइट पर देख पा रहा हूँ, अभी शेड्यूल रिलीज़ नहीं हुआ है कि इसकी लास्ट डेट कब है, लेकिन मैं ये बिल्कुल 100% आपको अश्योर कर सकता हूँ 25 अप्रैल को इसके फॉर्म निकले हैं, तो कम से कम अगले 1 महीने तक इसके फॉर्म चलते रहेंगे। एक तो ये डाउट क्लियर हो गया। दूसरा, आपके मन में सवाल सबसे पहले ये आएगा, सर हमारा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है। एसओएल के काफ़ी स्टूडेंट होंगे फाइनल ईयर के, वो बोलेंगे सर अभी तो सेमेस्टर 5 का भी रिजल्ट हमारा नहीं आया है। आप अप्लाई कर सकते हो फाइनल ईयर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर जो मार्क्स का सेक्शन होगा, उस सेक्शन में जो लास्ट सेमेस्टर तक का आपका रिजल्ट है उसके मार्क्स आप अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, इस पोर्टल के अंदर मार्क्स सेमेस्टर वाइज अपलोड करने हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज परसेंटेज में लास्ट सेमेस्टर तक की परसेंटेज अपलोड कर दीजिएगा, और जो सेमेस्टर वाइज जो परसेंटेज मांगेगा उसमें जहाँ तक का आपका रिजल्ट आया है वहाँ तक मार्क्स को अपडेट कर दीजिएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजल्ट ये लोग 31 अक्टूबर 2024 तक मांग रहे हैं कि भाई आप अप्लाई कर सकते हो। हमें 31 अक्टूबर 2024 तक आप प्रूफ कर देना कि भाई आपका रिजल्ट आ गया और आप जो भी मिनिमम क्राइटेरिया है 50% का वो मैच कर रहे हो। तो ये माइंड अपने, ये दिमाग से अपने निकाल दो कि फाइनल ईयर वालों को दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, अच्छा जी, अब इस पोर्टल में कुछ इंस्ट्रक्शन है, मोटी मोटी चीज़ें, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की ये लोग बात कर रहे हैं कि इस पोर्टल से फॉर्म भरे जाएंगे, और यहाँ पे कुछ एडवाइस वगैरह दी जा रही हैं कि फॉर्म भरने से पहले अपना जो भी प्रोस्पेक्टस वगैरह है वो ज़रूर से रीड आउट कर लें और बहुत ही केयरफुली फॉर्म भरें, क्योंकि एडिटिंग वगैरह इसमें अलाउड नहीं है। हालांकि एडिटिंग का ऑप्शन वो लोग देते हैं, लेकिन हर एक फील्ड में एडिटिंग नहीं होती, तो फॉर्म बहुत ही केयरफुली भरें। तो ये लोग बोलते हैं भाई सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। आपको एप्लीकेशन नंबर, अपना नेम सीयूटी पीजी के थ्रू, और डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर और DOB वगैरह जो भी हैं वो जो सीयूटी पीजी के फॉर्म में आपने भरा था उसी के अकॉर्डिंग आप भरोगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको OTP वगैरह रिसीव होगा ईमेल पर, वो OTP आप डालोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो जाएगा।
उसके बाद आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद कुछ प्रोफाइल सेक्शन आपका ओपन होगा। उस प्रोफाइल सेक्शन में कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और वो जो चीज़ें होंगी वो आपकी मार्कशीट्स वगैरह जो होती हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लिखोगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी जा सकती हैं। पेरेंट्स नाम, कैटेगरी वगैरह आपसे पूछी जा सकती है, जेंडर, ईमेल, ये सब तो बेसिक चीज़ें। बैंक डिटेल आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट का बड़ा इशू था, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो वो वीडियो आप ज़रूर से देखें किस तरीके से क्रिएट करा जाता है ABC अकाउंट। अगर ABC ID आपसे पूछी जाएगी फॉर्म में तो वो भी मैंडेटरी रहती है। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट्स जो NCF में अप्लाई करना चाहती हैं उनको एड्रेस प्रूफ अपने नाम का प्रोवाइड करना पड़ेगा दिल्ली का, ठीक है। और जो स्पोर्ट्स कोटा के अंदर जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा प्रोफाइल सेक्शन में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वो लोग मांग सकते हैं। इसमें आपका कैटेगरी का डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। OBC कैटेगरी है तो डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2024 के बाद का वो लोग मांगेंगे। सिमिलरली EWS की कैटेगरी है तो भी डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2024 के बाद का वो लोग मांगेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट भी प्रोफाइल सेक्शन वाले ऑप्शन में आपसे मांगे जाएंगे। CUT का स्कोर कार्ड वगैरह भी मांगा जाएगा, तो वो तो आपके पास होगा ही, नहीं है तो आप CUT की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। फिर ये प्रोफाइल सेक्शन को प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, देन इसको आप सबमिट और लॉक कर दोगे। उसके बाद आपका अगला जो स्टेप्स रहेगा वो प्रोग्राम सिलेक्शन और प्रेफरेंस सिलेक्शन का रहेगा। आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट करोगे जो आपने CUT के कोड दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली। और अगर वो प्रोग्राम मल्टीपल डिपार्टमेंट या कॉलेजेस में ऑफ़र किया जाता है तो उसका प्रेफरेंस आपको देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल B.Ed प्रोग्राम है, 4 कॉलेजेस में ऑफ़र किया जाता है तो इसका प्रेफरेंस देना होगा। लॉ प्रोग्राम है, 3 अलग सेंटर हैं तो इसका प्रेफरेंस देना होगा। MA और MCOM के कुछ अलग अलग कॉलेजेस हैं तो उसका प्रेफरेंस आपको देना होगा। NCVEP के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी इसी प्रेफरेंस में आप लोगों के लिए ओपन रहेगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी वगैरह आगे पूछेगा आपसे कि आप किस एलिजिबिलिटी के अंदर आए हो, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये जो एलिजिबिलिटी का सेक्शन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 50% सीट्स जो होती हैं वो कैटेगरी 2 के अंदर रिजर्व होती हैं। मतलब जिन बच्चों ने सेम सब्जेक्ट में ऑनर्स में ग्रेजुएशन DU से करा है या SOL से करा है उनके लिए 50% सीट्स रिजर्व होती हैं। बाकी अगर आपने BA प्रोग्राम DU से करा है या आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है तो उनको दूसरी कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही केयरफुली चूज़ कीजिएगा, ठीक है। आप पढ़ोगे वहाँ पे लिखा रहेगा सारा सब कुछ, आप उसको पढ़कर चूज़ करिएगा, सेलेक्ट करना होता है जस्ट आपको, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ये हो गई बात। फिर प्रेफरेंस वगैरह हो गया। इसके बाद एकेडमिक सेक्शन। एकेडमिक सेक्शन में आपको अपने मार्क्स प्रोवाइड करना है। CGPA में अगर आपका रिजल्ट आता है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करना है। आपकी सहायता के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप DU ग्रेजुएट हो 2023 में या उसके बाद तो परसेंटेज सेमेस्टर वाइज परसेंटेज हो या एग्रीगेट परसेंटेज हो या ईयर वाइज हो, आप अपनी SGPA या CGPA को बस सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। अगर आप 2022 या उससे पहले के ग्रेजुएट हो DU से तो 10 से नहीं करना है, 9.5 से करना है। फिर बस सिंपल सी बात है। फाइनल ईयर में हो, रिजल्ट नहीं आया, जब तक का रिजल्ट आया है उस सेमेस्टर तक की परसेंटेज लिख दीजिएगा। सेमेस्टर 5 तक का रिजल्ट आया तो सेमेस्टर 5 तक की एवरेज परसेंटेज लिख दीजिएगा। कोई इसमें सोचने या समझने वाली बात नहीं है, कोई सर में टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी रिजल्ट आ चुका है, आप एक्स स्टूडेंट हो, मतलब पिछले साल या उससे पिछले साल कंप्लीट करा था, तब तो ऑब्वियस सी बात है अपना जो भी आपका रिजल्ट का मार्क्स हैं फाइनल सेमेस्टर तक के वही आपको लिखने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कंफर्मेशन वगैरह होगी वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और पेमेंट आप लोगों को कर लेनी है। डॉक्यूमेंट इस ब्राउचर में एनेक्सर 1 या 2 में लिखे हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एक तो फोटोग्राफ आपका लगेगा, सिग्नेचर लगेगा एज यूजुअल, CUT का स्कोर कार्ड लगेगा, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। 10th की मार्कशीट लगेगी आपकी और रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट CUT फॉर्म भरते समय नहीं है तो अंडरटेकिंग लगा सकते हो। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट इसी ब्राउचर में आपको नीचे एनेक्सर्स के अंदर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रेजुएशन का रिजल्ट अगर नहीं आया तो अंडरटेकिंग लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट्स इट। स्पोर्ट्स कोटा या फिजिकली डिसेबल्ड हो, NCC वगैरह का कोटा है तो उसके डॉक्यूमेंट अलग से लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराइट, तो यही सब है। और अगर आप ग्रेजुएट DU से ही आपने कराए, वहाँ पर स्टिल आपसे माइग्रेशन मांगे तो भाई अपना ID कार्ड लगा देना DU का, दैट्स इट। कोई भी ऐसा प्रूफ लगा देना कि आप DU के स्टूडेंट हो,
दैट्स इट। अगर माइग्रेशन आपसे मांगे आप डी यू के स्टूडेंट को तब भी दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गई। अब इसके बाद अलोकेशन के रूल्स यहाँ पर मेंशन है। कुछ रूल्स ये लोग बता रहे हैं कि सीट अलोकेशन किस तरीके से होता है। एक तो इन लोगों ने बता दिया कि हर प्रोग्राम के लिए हम 2 कैटेगरी की सीट्स रखेंगे, एक वो जो कॉमन मेरिट लिस्ट होगी और एक वो जो कैटेगरी 2 में होगी। कैटेगरी 2 किन के लिए है? जो डीयू के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उन्होंने डीयू से ग्रेजुएशन करी है। ऐसा नहीं है कि हमें पॉल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, डीयू से बीए प्रोग्राम करा है तब भी आप इसको तो हम कैटेगरी 2 में आएंगे, नहीं जी। हमें पॉल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, बीए ऑनर्स वाले पॉल साइंस ही सिर्फ अपना कैटेगरी 2 में काउंट होंगे, और एसओएल का स्टूडेंट भी कैटेगरी 2 में ही काउंट होगा। ये काफ़ी परेशान रहते हैं एसओएल के स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर, तो आप लोग देख लीजिएगा। गैप ईयर का कोई मसला नहीं है, अगर आपका गैप ईयर है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको कोई भी डिसएडवांटेज इसमें देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसके अलावा ये है भाई, सीट एलोकेशन के अंदर तो आप जब फॉर्म वगैरह भर दो सब कुछ हो जाएगा, देन फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, उसमें बताया जाएगा कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं। अगर सीट आपको अलॉट होती है तो आपके पोर्टल में ही अप्लाई करने का लिंक आएगा, आप अप्लाई करोगे, आपके डॉक्यूमेंट कॉलेज से वेरीफाई करे जाएंगे, देन आप फीस पेमेंट कर दोगे। उसके बाद अगर सीट से सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज कर लेना, डिससेटिस्फाइड हो तो आप अपग्रेड कर लीजिएगा, दैट्स इट। इसमें एक पॉइंट और है कि अनरिजर्व कैटेगरी में सभी बच्चों का रखा जाएगा। मान लेते हैं आपकी ओबीसी कैटेगरी है लेकिन आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, सीयूटी का स्कोर कार्ड आपका ऐसा है कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में भी आपका एडमिशन हो रहा है, तो आपका एडमिशन वो यूआर कैटेगरी में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है आपके लिए, जस्ट अगर आपकी कट ऑफ मैच करेगी यूआर के अंदर तो आपको यूआर कैटेगरी में भी रखा जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इससे आपकी सीट में लॉस नहीं हो रहा, इससे आपका रिजर्वेशन के अंदर लॉस नहीं हो रहा, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। और बाकी इसमें लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट वैलिड होने चाहिए आप लोगों के सारे, SC ST हो, OBC हो, EWS हो, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही सीट अलॉट होती है आपको सीट एक्सेप्ट करनी होगी, और अगर आपको किसी राउंड में मल्टीपल सीट ऑफर होती है तो आप किसी एक सीट में ही एडमिशन ले सकते हो। इन एक्टिविटी नो एक्शन विल बी टेकन एज नॉन एक्सेप्टेंस टू द अलोकेटेड सीट, इट विल ट्रीटेड एज decline to the provisional allocated list and the candidate will no longer be able to participate in subsequent rounds of PG। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। इस पॉइंट का मतलब ये है किसी भी राउंड में आपको सीट अलॉट होती है लेकिन आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते या एक्सेप्ट कर लेते हो फीस पेमेंट नहीं करते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और अपकमिंग राउंड्स में आपको कंसिडर नहीं करा जाएगा अनलेस के कोई स्पेशल प्रोविजन आ जाए या स्पोर्ट राउंड आ जाए, ठीक है। मान लो अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप डायरेक्टली ये सोचोगे डायरेक्टली सेकंड राउंड में चला जाऊंगा मैं, नहीं। अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो भाई इस राउंड में एडमिशन लो और अपग्रेड करो, तो ही आपको सेकंड राउंड में कंसिडर करा जाएगा। जिनको किसी राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई वो डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन अप्रूव होगा, आप अप्लाई करोगे। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ उनको लगता है गड़बड़ी है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट एकदम ठीक है तो वेरीफाई कर देंगे, देन आपके पोर्टल पर पेमेंट का लिंक आ जाएगा और आप पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। ये हो गई बात। रिजेक्शन कैसा होगा भाई, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा आपका तो रिजेक्ट हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट अगर गलत पाए गए तो रिजेक्ट हो सकता है। अगर डॉक्यूमेंट गलत है, उन्होंने सही करने के लिए आपसे कांटेक्ट किया, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए तो एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर से रीड आउट कर लें ब्राउज़र को। इसके बाद फिर सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ अलोकेशन में ये है कि नेक्स्ट राउंड में कौन कौन आएगा। जो अपग्रेड करके आ रहे हैं बच्चे वो नेक्स्ट राउंड में आएंगे, जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई अगेन वो भी नेक्स्ट राउंड में कंसिडर करे जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे अपग्रेड और फ्रीज के बारे में बताया जा रहा है कि अपग्रेड का मतलब क्या होता है और फ्रीज का मतलब क्या होता है। किसी भी राउंड में अगर आप अपनी सीट को अपग्रेड करते हो तो नेक्स्ट राउंड में या तो आपको हायर प्रेफरेंस मिल जाएगा या सेम सीट आपकी रिटेन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और फ्रीज़ का तो आपको मतलब पता ही है, फ्रीज़ आपने कर लिया मतलब आप बिल्कुल कंफर्म हो कि आपको ये सीट पसंद है और आप फ्रीज़ कर रहे हो, फिर आपको अगले राउंड में कंसिडर नहीं करा जाएगा। अगर जो भी फ्रीज़ कर रहा है उसको अगले राउंड के लिए कंसिडर नहीं करा जाएगा। अच्छा, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको सीट अलॉट हुई, ना तो अपग्रेड करी सीट ना फ्रीज़ करी, तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग ये समझेंगे कि आप द एडमिशन टेकन बाय विल बी रिटेन एंड हिज, मतलब आपने फ्रीज़ कर लिया, वो ये लोग समझेंगे। अगर आप अपने अपग्रेड या फ्रीज़ कुछ भी चूज़ नहीं करा तो वो समझेंगे कि आपका एडमिशन रिटेन है और आपको अपग्रेडेशन के लिए कंसिडर नहीं करा जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंसिलेशन कब कब हो सकता है, आपने टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं करा या अप्लाई नहीं करा सीट के लिए या फीस पेमेंट नहीं करी, तो वो उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर यहाँ विड्रॉवल के रूल्स लिखे हुए हैं, उसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। मिड एंट्री का क्या मतलब होता है, देखो 2 से 3 राउंड होने के बाद DU क्या बोलता है कि हमारे 2 से 3 राउंड हो गए, अब किसी ने CSAS का फॉर्म नहीं भरा था, तो ये बोलता है कि 2 से 3 राउंड के बाद नया बच्चा आके CSAS का फॉर्म भर सकता है। कंडीशन ये है कि भाई CUT PG का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। लेकिन इस बार फीस आपकी 1000 रुपये लगेगी। नॉर्मल आपने रजिस्ट्रेशन का 250 रुपये फीस दी, यहाँ 1000 रुपये लगेगी अगर आप मिड राउंड में आ रहे हो। कि जनरली सेकंड राउंड के बाद ये मिड राउंड आता है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी रूल इनके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं, इनको अपग्रेडेशन वगैरह के लिए अलाउ नहीं करा जाता, वो सब चीज़ें हैं। फिर स्पॉट एडमिशन है, इनकी गाइडलाइंस बाद में भी रिलीज़ करी जाती हैं, तो स्पॉट एडमिशन की अभी बात ना ही करें तो अच्छा रहेगा। फ़ीस के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, वर्चुअल वॉलेट कितना रहता है आपका, मतलब प्रोसेस वगैरह क्या रहता है फ़ीस का, रिफ़ंड पॉलिसी वगैरह वो सब रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी मैंडेटरी वेरिफिकेशन, यानी कि एक बार एडमिशन हो गया आपका, फ़ीस भर दी, उसके बाद जब कॉलेज या डिपार्टमेंट रीओपन होगा देन जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे। चेंज ऑफ पासिंग स्टेटस का मतलब ये है कि अगर आपने एज अ फाइनल ईयर अप्लाई करा, फिर क्या हुआ जी, रिज़ल्ट आ गया, आप फेल हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, तो इसको रीड आउट कर लीजिएगा। अगर पास होगा तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपका एडमिशन रिटेन रहेगा। ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए ईमेल वगैरह दिया गया होगा, उसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद जो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उनकी कुछ गाइडलाइंस हैं, इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो यही दोस्तों इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी पोस्ट ग्रेजुएट CSAS पोर्टल के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।